Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 and December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. This is unit number 2 political thought and within this unit 2 this is chapter number 11 on Karl Marx. So I have already uploaded the 3 lectures on Karl Marx. This is the 4th lecture on Karl Marx and this is the last one also. So Karl Marx पे ये last part है जिसमें कि हम फैक्चुअल डाटा ज़्यादा पढ़ेंगे. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कार्ल मार्क्स का व्यू स्टेट को लेके क्या था एंड ही वांट टू स्टैब्लिश द फिलोसफी ऑफ कम्युनिज्म बिकॉज उन चाहते थे कि कम्युनिज्म फिलोसफी का अकॉर्डिंग क्या था कि स्टेटलेस सोसाइटी, वो स्टेट को सपोर्ट नहीं करते थे. वो कहते थे कि जब एक बार सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो के कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रो कर दिया जाए उसके बाद जो है स्टेटलेस सोसाइटी बन जाए, मीन्स कम्युनिज्म के फिलोसफी को फॉलो किया जाए. आज हम लोग पढ़ेंगे कि मार्क्स का क्या व्यू था प्राइवेट प्रॉपर्टी के रोल पे. सो मार्क्स ऑन रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. With surplus production came private property, leading to division of society into antagonistic classes, masters and slaves, lords and serfs, bourgeoisie and proletariat. सो मार्क्स ने क्या बोला कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ मैंने समझा भी दी थी. देखिए ये जो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो टेबल हम लोगों ने देखा था, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, सोसाइटी जो है वो उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से वेल्थ एक्यूमुलेट होती है और जिसकी वजह से लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्यूमुलेट करते हैं. सो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से सोसाइटी में क्लास डिविजन्स होते हैं. किसी के पास ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, किसी के पास कम. तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो ज़्यादा मीन्स ऑफ ओनरशिप उनके पास हो जाती है. सो प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव और डिसहार्मोनियस है. ये कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर करती है. ओके, सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ली थी. आप हमें ये कार्ल मार्क्स जो है वो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं और इसीलिए वो जो है वो रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशन होना चाहिए, वायलेंट रेवोल्यूशन होना चाहिए. मास इमेंसिपेशन मीन्स वर्कर्स जो हैं उनको उनकी कॉन्शियस जगनी चाहिए और उनको ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कैपिटलिस्ट क्लास जो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है उस चीज़ के बारे में उनको जागरूक हो के उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहिए. Marx also distinguish between the personal property and private property. तो this concept is important कि मार्क्स ने जो है पर्सनल प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विश किया, उस दोनों को अलग अलग बताया. उन्होंने बोला कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो किस तरह अचीव होती है, वो इंसान जो मेहनत करता है, अपना लेबर करता है, वो उससे वो अचीव करता है, तो उस चीज़ को उसे प्रिजर्व करना चाहिए. लेकिन तो ये हो गया पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर आपके लेबर से, आपकी मेहनत से. और प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स वो एक्सप्लॉयटेटिव होती है, वो क्लास बेस्ड होती है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है. पर्सनल प्रॉपर्टी जो किसी के लेबर से उसने अचीव की है उसे प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से उसे सेंस ऑफ ओके. सो एक थिंकर थे प्राउडॉन, उन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर्टी इज थेफ्ट क्रिटिसाइजेज एज अ सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी. सो प्रौधान ने भी उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज़ किया. उन्होंने बोला ये एक इनइक्वालिटी पैदा करती है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी. गांधी जी भी जो थे उनका भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो व्यू था वो ये था कि वो भी नॉन पोजिशन को सपोर्ट करते थे, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड मॉरल यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी. वो कहते थे प्रॉपर्टी को मॉरली यूज़ करना चाहिए, अपने सिर्फ किसी को एक्सप्लॉइट करके अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना चाहिए. सो प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉड लेबर एम्फसाइजेज सेल्फ सफिशिएंसी एंड एथिकल ओनरशिप. सो ओनरशिप कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एथिकल ओनरशिप होनी चाहिए. सो कंक्लूजन ये था कि मार्क्स रिगार्ड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल डिविजन. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, मार्क्स कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही एक सोल रीज़न है सोसाइटी में जो डिवीज़न हो रहा है क्लास इनटू 2 क्लासेस एंड
जो डोमिनेंट क्लास है, जिसके पास मीन्स ऑफ ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं. सो private property is the root of exploitation and social division. He proposes abolishing it in favor of communal ownership. ओनरशिप कैसी होना चाहिए? उन्होंने बोला कम्युनल ओनरशिप होनी चाहिए, इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को एबॉलिश करना चाहिए. और पर्सनल प्रॉपर्टी को वो सपोर्ट करते थे. मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी मार्क्स ने डिस्टिंग्विश किया था. सो एम क्या था उनका? टू ह्यूमनाइज लेबर, रिस्टोर फ्रीडम एंड एलिमिनेट alienation. So contemporary ideas including Gandhian thought support these goals through ethical and moral stewardship of resources. So I hope ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. नाउ एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि कार्ल मार्क्स ने 1850s के टाइम पे अपने इंडिया पे उनका एक आर्टिकल था जिसका थीम था डिफरेंट नेचर ऑफ एशियन सोसाइटीज़ फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटीज़ विच डोंट रेप्लिकेट. सो उनका थीम क्या था इस एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का? मीन्स व्हाट, कि उसमें बताया था कि जो उस एशियाटिक सोसाइटी है, मतलब जो एशियन सोसाइटी है, सॉरी, वो डिफरेंट है वेस्टर्न सोसाइटी में से. सो इसीलिए उनका जो नेचर डिफरेंस होने की वजह से जो वेस्टर्न सोसाइटी में जो फिलॉसफी और जिस तरीके से पैटर्न चलता है उसको हम एज इट इज़ एशियन सोसाइटी में रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एशियन सोसाइटी एंड वेस्टर्न सोसाइटी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग. और सो दिस इज द जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन. कभी कभार क्वेश्चन आते हैं इस वजह से. यंग कार्ल मार्क्स और मैच्योर कार्ल मार्क्स में भी डिफरेंस था. लुइस अल्थ्राजर ने मार्क्स की राइटिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. उन्होंने बोला था स्टार्टिंग में जो मार्क्स की राइटिंग्स थी उसको यंग कार्ल मार्क्स बताया, फिर लेटर ऑन उसको मैच्योर कार्ल मार्क्स बताया. सो यंग जब कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती थी. उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक थी वो इकोनॉमिकल एंड फिलोसॉफिकल मॉन्यूस्क्रिप्ट 1844, ये ग्रामसी और न्यू मार्क्सिस्ट फ्रैंकफर्ट स्कूल से इंस्पायर्ड थी यंग कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स. और जो मैच्योर कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स थी वो इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक थी, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का यूज़ किया. और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो इनकी मैच्योर मार्क्स की अंडर आती है. सो दिस इज़ बस छोटा सा टॉपिक था डिवीज़न पढ़ने के लिए ना. अब हम लोग इम्पॉर्टेंट है बुक्स और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स, कार्ल मार्क्स की इम्पॉर्टेंट बुक्स को पढ़ेंगे हम. सो कार्ल मार्क्स की इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन द जूइश क्वेश्चन 1843 में, इसमें इन्होंने का की कॉन्सेप्ट क्या था? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन एंड ह्यूमन इमेंसिपेशन. तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन और ह्यूमन इमेंसिपेशन पे इस बुक में उन्होंने लिखा था. फिर इनकी जो इम्पोर्टेंट, ये तो स्टार्टिंग में भी कई बार मैंने मेंशन किया, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें कि उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एलिनेशन दिया इन 1844. फिर उनके बाद थीसिस ऑफ 1845 में, इसमें क्या था? इट लेज द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी में था, थीसिस ऑफ फरबाश. 11th थीसिस में क्या लिखा था उन्होंने? द फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेट द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट इज टू चेंज. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को माइंड में सेट रखिएगा कि ये किसका है. सो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि फिलोसफर्स ने जो है सिर्फ वर्ल्ड में कैसा सिस्टम चल रहा है उसको इंटरप्रेट किया, पर उन्होंने किसी ने भी ये इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया कि वर्ल्ड में जो सिस्टम चल रहा है वो एक्सप्लॉइटेटिव है और उसको चेंज करने की ज़रूरत है. तो उस चीज़ पे कार्ल मार्क्स ने लिखा और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के थ्रू उस चीज़ को और एक्सप्लेन भी किया. नेक्स्ट उसमें द जर्मन आइडियोलॉजी 1846 में, जिसमें कैमरा ऑफ करा, इसका मेन थीम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. तो देखिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सारी बुक्स हैं बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ. सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी, जिसमें कि प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आपको बुक्स और थिंकर्स की जगह पे आपको बुक का नेम एक साइड ले दिया जाएगा और दूसरी तरफ उसका कॉन्सेप्ट पूछेगा कि की कॉन्सेप्ट क्या है. तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक थी उसका की कॉन्सेप्ट क्या था? प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन. ठीक. 18th ब्रूमर ऑफ लुइस बोनापार्टे, ये जो बुक थी 1842 में, जिसमें कि ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पे इन्होंने लिखा. फिर अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक में इन्होंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल को डिस्क्राइब किया. फिर दास कैपिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. ठीक है. एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल,
द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मोनोस्पिरिट। तो जो दास कैपिटल में क्या था, उन्होंने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, जो कि ये लोग लिबरल थिंकर्स थे। हम लोगों ने जब लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो इसमें हम लोगों ने देखा था। सो एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो का जो कैपिटलिज्म को, क्योंकि वो सपोर्ट करते थे, ये लिबरल थिंकर्स थे, तो उनको क्रिटिसाइज किया था दास कैपिटल में। एंड द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम इसमें 1875, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक व्यू इसका मेन कॉन्सेप्ट था। सो आई होप ये आपको, आप प्लीज़ ये सारे टेबल्स को लर्न कर लीजिए जो भी बच्चे यूजीसी के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं बुक्स, और आपको ऑथर्स, प्रिंट, फिलोसफर्स के नाम पूछे जाएंगे। फिर कार्ल मार्क्स के ऊपर कुछ कमेंट्रीज किए थे डिफरेंट फिलोसफर्स ने, उन कमेंट्रीज को हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले कार्ल पॉपर फिलोसफर ने क्या बोला था, कार्ल मार्क्स मिस इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट पीपल बाय सेइंग दैट द हिस्टोरिक मेथड इज द साइंटिफिक वे ऑफ अप्रोचिंग सोशल प्रॉब्लम्स। देखो, उन्होंने कार्ल मार्क्स को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया कि कार्ल मार्क्स ने जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको कैसे मिस इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि उनका जो मेथड है, उनका जो हिस्ट्री को डिफाइन करने का जो मेथड है बहुत ही साइंटिफिक है, और उसी के थ्रू सोशल प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जा सकता है। सो ही वॉज क्रिटिसाइजिंग। जीएस सिबाइन का स्टेटमेंट क्या था ऑन कार्ल मार्क्स, कि मार्क्सिज्म एक बहुत ही यूटोपिया है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता, बट अ जनरस एंड ह्यूमन बिन। उन्होंने बोला कि एक यूटोपिया है जो कि रियलिटी में उसको जो है अचीवेबल नहीं है, पर ये जनरस और ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। माइकल हैरिंगटन ने क्या बोला, द कंटेम्प्रेरी रेडिकल व्यू ऑफ मार्क्स एज बीइंग एन एक्सेलेंट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म बट अनेबल टू प्रोवाइड अ डिटेल अल्टरनेटिव टू इट। सो इन्होंने भी एक तरह से सपोर्ट भी किया बट क्रिटिसाइज भी किया। माइकल हैरिंगटन, इन्होंने क्या बोला कि मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म की जो वीकनेस और को जो क्रिटिसाइज किया वो एक तरीके से सही था, एक रेडिकल था, वो चेंज लाना ज़रूरी है, पर उसका एक अल्टरनेटिव सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाए, क्योंकि एक उन्होंने जो मेथड बताया कि सोशलिज्म, फिर उसके बाद कम्युनिज्म फिलॉसफी, मतलब कम्युनिज्म को, कम्युनिस्ट सोसाइटी अचीव करना, तो वो थोड़ा यूटोपियन था। रॉबर्ट डहल का क्या कहना था कि कार्ल मार्क्स पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्वालिटीज़ ऑफ द बुर्जुआसी स्टेट इन द 19th सेंचुरी। सो फिर शेल्डन वॉलिन ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स स्केच्ड बट नेवर डेवलप्ड अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो एक तरह से ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो है अपनी, उन्होंने थ्योरी तो बना दी लेकिन उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से उसे डेवलप नहीं कर पाए। एंड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी रिमेन ओवर डिटर्मिन्ड एंड अनडिस्क्राइब्ड पॉलिटिकली। इज़ाई बर्लिन ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स डिड नॉट foresee the rise of fascism, totalitarianism and the welfare state। सो इज़ाई बर्लिन ने बोला कि कार्ल मार्क्स जो है सिर्फ कैपिटलिज्म पे ही पूरा उनकी थ्योरी थी और कैपिटलिज्म के ही वो अगेंस्ट थे, पर उन्होंने फासिज्म या टोटलिटेरियन या वेलफेयर स्टेट जैसे कॉन्सेप्ट पे उन्होंने इन सब चीज़ों को फोर्स ही नहीं कर पाया, उन सब चीज़ों को फिर देख नहीं पाया। ठीक, सो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। फिर फेमस कोट एक और, कैपिटल इज डेड लेबर which vampire like lives only by sucking living labor and lives the more labor it sucks। तो देखिए, ये तो ऑब्वियस बात है, आप स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि कैपिटल जो है वो एक तरह से डेड लेबर है, बिल्कुल वैम्पायर जैसे होते हैं ना, इस टाइप से, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उनके लेबर उनको सक करते रहते हैं, उनकी लाइफ को सक करते रहते हैं, मीन्स वो उनसे मेहनत करवा के अपनी पॉकेट्स को फिल करते रहते हैं, इन शॉर्ट। फिर और देखिए कार्ल मार्क्स के क्या कोट्स थे। सो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट एंड यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। ठीक है, सो ये भी ऑब्वियसली बात है, कार्ल मार्क्स ने ही बोला स्टेटमेंट कि जो पूरे वर्ल्ड, उन्होंने ये चीज़ अपील किया था अपनी बुक में कि सारे जो वर्कर्स हैं वर्ल्ड के उनको यूनाइट होना चाहिए ताकि वो एक कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकें। सो ये जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। अगर आप सब लोग यूनाइट होते हैं और रिवॉल्ट करते हैं तो आपके पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, बस अगर आप लूज़ करेंगे तो वो क्या कि ये जो चेंज है, ये जो बॉन्डेज है, जो उसको आप लूज़ करेंगे और वो आपके बेनिफिट में होगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज अ फार्स। तो देखिए, ये भी स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स था कि हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती है, लेकिन पहली टाइम वो एज अ ट्रेजेडी लगने लगती है और फिर सेकेंड टाइम पे वो एज अ नोन लगने लगती है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये भी स्टेटमेंट किसका था, कार्ल मार्क्स का, कि हर किसी को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए और
फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। उन्होंने बोला कि जैसे कैपिटलिज्म में क्या था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हर इंसान को अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलता था, लेकिन मार्क्स ने क्या बोला कि हर किसी को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए, मटेरियल जो फुलफिलमेंट है वो होना चाहिए, ताकि लोग जो है ट्रू फ्रीडम क्या थी कार्ल मार्क्स के लिए, ट्रू फ्रीडम वही थी जिसमें कि वो अपनी फ्रीडम फ्रॉम द बेसिक नीड्स, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़ टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो ये जो कैपिटलिज्म में क्या था, कैपिटलिज्म में था कि हर किसी को अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलती थी, बट मार्क्स ने क्या बोला कि हर किसी को नीड्स, ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलनी चाहिए। फिर रिलीजन पे भी कार्ल मार्क्स ने बोला था, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बोला कि इट इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल, एक तरह से it is so religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of the heartless word, the soul of the soulless condition, and it is the opium of the populations। तो ये स्टेटमेंट रिलीजन का था, ठीक है। फिर उसके बाद रीजन हैज़ ऑलवेज एक्सिस्टेड बट नॉट ऑलवेज इन अ रीजनेबल फॉर्म। द लास्ट कैपिटलिस्ट वी हैंग शैल बी द वन वी सोल्ड अस द रोप। तो ये देखिए स्टेटमेंट कितना बोल्ड स्टेटमेंट है और कितना अच्छा भी एक तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो सबसे, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे, सो उन्होंने क्या बोला कि जो सबसे लास्ट कैपिटलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि कैपिटलिस्ट पूरे इंडस्ट्रियल मतलब बिजनेसमैन और ये पूरे मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन किए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि जो लास्ट कैपिटलिस्ट जिसको लटकाना चाहिए सूली पे वो वही होगा जिसने सबसे लास्ट में उस रोप को, जिस रस्सी से उसे टांगा जा रहा था, उसी रस्सी को उसने पहले बेचा, फिर उसी रस्सी से उसे सूली पे चढ़ा दिया गया। द हिस्ट्री ऑफ ऑल टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो इनका ये क्या बोला था कि अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो हमें पूरी हिस्ट्री में क्या दिखेंगे, क्लास स्ट्रगल्स ही हुए हैं। तो ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को आपको समझाया भी था थ्रू टेबल। सो इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ men दैट डिटरमाइंस दैट बीइंग, बट ऑन द कॉन्ट्ररी दैट सोशल बीइंग दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं डिटरमाइन करती है कि आप कैसे हैं, आप बल्कि जो है आप डिटरमाइन करते हैं कि आपकी क्या कॉन्शियसनेस होगी। मतलब आप खुद जगें, अपने जागरूक बने, अपने अधिकारों को समझें, और आपके ऊपर अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तो ये आप खुद समझें, ठीक है। इफ़ एनीथिंग इज सर्टेन इट इज़ दैट आई माई सेल्फ आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। तो ये भी एक स्टेटमेंट किसका था, कार्ल मार्क्स का था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं, जितना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता था मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। आई होप अगर आप लोगों ने इतना भी आप सभी ने देख लिया तो आप लोग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लीजिए एंड देन दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।